Supriya Lesson for Learner, my YouTube channel. So today we will start again with the first chapter of historical background of Indian polity. हम लोग कंपनी रूल पढ़ चुके हैं, आज हम क्राउन रूल में भी 1858 का रूल पढ़ चुके थे। अब 1858 के बाद का जो रूल आया था, क्यों आया था, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से ही 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को लाया गया था। कहीं ना कहीं से इंडियंस की डिमांड थी, अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, उसको फुलफिल करने के लिए 1858 का रूल लाया गया था। यह बोलकर कि यह जो एक्ट है, ये जो रूल हम ला रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं, आप इंडियंस के लिए ला रहे हैं, और उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन में, उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को पार्टिसिपेशन मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह। तो एडवाइजरी बॉडी में जब इंडियंस काम करना शुरू करते हैं, तो एडवाइजरी बॉडी का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ एज ए एडवाइस दे सकते हैं, आप उस एडवाइस को सुन सकते हैं, जो असेंबली में जो एडवाइस परफॉर्म हो रहा है उसको सुन सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां पे बहुत सारे प्रोविंसेस उस समय तत्काल जो ब्रिटिश इंडिया में थे वो थे, उनके अपने कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसको कि अगर जब तक एग्जीक्यूटिव फंक्शन में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको एज ए बॉडी, गवर्निंग बॉडी में एग्जीक्यूट नहीं करते उनको, तो कैसे पता चलता कि उनकी क्या डिमांड है, हमारे इंडियंस की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। तो इसको फुलफिल करने के लिए और इस डिमांड को कहीं ना कहीं से सप्रेस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये जो सप्रेशन था, ये इतना रिवोल्ट अंदर में पैदा कर रहा था, क्योंकि लेजिस्लेटिव फंक्शंस में इंडियंस का पार्टिसिपेशन सिर्फ नाम मात्र का था, वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रही थी, गवर्निंग बॉडी के रूप में नहीं। यहाँ पे इंडियंस को गवर्निंग बॉडी के रूप में डिमांड मांगा जाने लगा कि हमें एग्जीक्यूशन करना है, हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, हमें भी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मौका दीजिए, अगर नहीं दोगे तो हम फिर से रिवोल्ट शुरू करेंगे। तो ये जो रिवोल्ट है कहीं ना कहीं से दबा नहीं था, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। और सर सैयद अहमद खान जो ब्रिटिश सलाहकार के रूप में काम करते थे ब्रिटिश कैबिनेट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उन्होंने अपने पैम्पलेट में इस बात का जिक्र किया कि अगर आपको इंडिया में अपना रूल कायम रखना है, आपको आपका क्राउन का रूल को कंटिन्यूटी चाहिए, तो आपको वहां पे इंडियंस के साथ एक सहयोग की नीति वाला पॉलिसी लाना होगा, यानी पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन लाना होगा। और वो तभी संभव है जब आप अपने लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे और बढ़ाएंगे और इंडियंस को मौका देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एलेबोरेट करूंगी, और इस एक्ट में यानी कि क्राउन रूल का 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो फेल करता है, और उसके बाद फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, 1892 और 1909 रेस्पेक्टिवली आता है। तो यहाँ पे पहली बार इस एक्ट को डेडिकेट किया जा रहा है इंडियन काउंसिल, इंडियन को बोलकर डेडिकेट किया जा रहा है कि ये जो एक्ट है अब फर्दर आप इंडियंस के लिए ही है, आप इंडियंस एज ए लेजिस्लेटिव फंक्शन में इंक्लूड होंगे और आप लेजिस्लेचर में भाग ले सकते हैं। तो ये बोलकर उनको इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी क्रम में 3 एक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं एक साथ, 1861, 1892 और 1909। हम आज यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861 पढ़ेंगे। उसके ये पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स होंगे, उसको मैं यहाँ पे साइड में विस्तार पूर्वक उसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी। तो पहला जो इस एक्ट का जो एक फीचर्स आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो संविधान के विकास का जो क्रम माना जाता है हमारे इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटिक्स में, संविधान का डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1861 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इस एक्ट से हमें क्या मिल रहा है, हमारे आज का जो वर्तमान का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो क्या वर्क कर रहा है। इस एक्ट को जब आप पढ़ लेंगे तो फाइनली समझेंगे कि ये एक्ट हमें आज का वर्तमान सिस्टम में क्या क्या हमको मिला है। पहली बार हमें इस एक्ट से जो मिलता है वो मिलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पहली बार हमें इस एक्ट से बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिलता है, जो कि वर्क करता है सेंटर में और स्टेट में, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो 2 फंक्शन होता है, एक सेंटर और एक स्टेट में। दूसरा हमें 2 हाउसेस मिलते हैं, अपर हाउसेस, लोअर हाउसेस। कैसे कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे।
उसके बाद हमें टेन्योर पता चलता है, अपर हाउसेस में जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितने साल का है, उनके कार्यकाल का समय कितना होता है। जो लोअर हाउस है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें जो वर्क कर रहे हैं मेंबर्स, उनका टेन्योर कितने साल का होता है। उसके बाद ये जो है प्रोसीड करता है, यह एक्ट 1861 से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 प्रोसीड करता है और ये सक्सीड करता है कहां पर जाकर, फाइनली 1947 जब हमारा इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया था, तो वहां पे जाकर यह एक्ट सक्सीड कर जाता है। इन बिटवीन क्या होता है कि 1861 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया मिलता है हमको, उसके बाद हमको हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मिल जाता है। तो यह एक्ट क्रमबद्ध एक विकास जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में है वो हमको इसके द्वारा दिखता जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा रिजल्ट, ये हम धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे। अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स में। बैकग्राउंड तो समझ गए कि 1858 का जो फेल्योर था उसकी वजह से हमें इस एक्ट को लाना पड़ा, ये बैकग्राउंड था। अब इसके फीचर्स पे आते हैं। देखिए, आप पहली बार यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यह पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई कैमरल फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बाई कैमरल फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरी बात, 2 हाउसेस भी हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, एक अपर हाउसेस और एक लोअर हाउसेस। अब देखो कैसे, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम उस समय 1861 में इंपीरियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें जो कुछ मेंबर्स थे, वो जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स को रखने का रूल आया, उसमें इस एक्ट में इसका प्रावधान आया कि अब आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 to 12 मेंबर रख सकते हैं। पहली बार 6 to 12 मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख सकते हैं। इसमें जो 12 मेंबर्स होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं और 6 मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे। तो 6 मेंबर्स जो हैं इसके पहले एक्ट में जो 1858 का जो एक्ट था उसमें जो काउंसिल ऑफ स्टेट में जो असिस्ट करने के लिए जो मेंबर हुआ करते थे वो 4 होते थे। तो वाइसराय ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो 3 मेंबर्स को अपॉइंट करते थे और एक मेंबर जो है वो सोवरेन यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। इसके पहले वाले एक्ट में ये फीचर था। इस एक्ट में जो फीचर आता है वो है 6 मेंबर्स को अपॉइंट करना है यहाँ पर। तो उसी को यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसके पहले जो था 4 मेंबर्स था, अब यहाँ पर 5 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 6 मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते थे। 12 मेंबर्स जो है यहाँ पर 12 मेंबर्स वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में काम करेंगे। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये जो इंपीरियल, इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। इंपीरियल क्योंकि ये शाही लेजिस्लेटिव काउंसिल था। वो जो लेजिस्लेशन था वहां पे जो मेंबर्स हुआ करते थे वो इलेक्ट नहीं होते थे, नॉमिनेट होते थे। तो नॉमिनेट होने का मतलब ही है कि वाइसराय ऑफ इंडिया जो तब के थे लॉर्ड कैनिंग, उनके मर्जी के अनुसार ही अपॉइंटमेंट होता था, उनको ही नियुक्त करना था। तो जो भी उनके पसंद के लोग हुआ करते थे वो उस कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, चाहे वो इंडियंस हो या ब्रिटिशर हो। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ उनको ही मौका मिला जो खासम खास हुआ करते थे वाइसराय ऑफ इंडिया का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको मौका मिला जो ब्रिटिशर भी थे और इंडियंस भी थे। तो यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव। तो पहली बार इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। वो 3 मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, 3 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ये 3 मेंबर्स जो हैं वो ऑफिशियल नहीं है। अब देखना ध्यान से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स अब आ गए, इसके पहले 4 मेंबर्स थे।
5 मेंबर्स में जो 3 मेंबर हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा नियुक्त किया गया था और 2 मेंबर सोवरेन के द्वारा यानी कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ये 5 मेंबर्स है। ये मैक्सिमम लिमिट है 6 मेंबर्स का, 6 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और ये 12 लिमिट है मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 12 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो 6 में जो है 6 मेंबर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं और ये 12 मेंबर्स जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इंडियंस को, ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कितना मतलब बेवकूफ बनाने वाला एक्ट भी था एक तरीके से, कि इसमें पहली बार इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसमें 3 मेंबर्स जो थे वो राजा ऑफ बनारस थे और दूसरा जो थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बस इन तीनों को मौका मिला था पहली बार, वो भी सिर्फ और सिर्फ एज अ एडवाइजरी बॉडी के रूप में। वो कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेंगे, वो भी नॉन ऑफिशियल, और इनका टेन्योर भी 2 साल का ही हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो हमने 6 मेंबर्स को पढ़ लिया। अब इसको एक्सटेंशन देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है 1859 में। लॉर्ड कैनिंग, जो तब के जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 1858 का जो एक्ट आया था उसके बाद 1859 में उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम को आप समझिए, आज का जो हमारा मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो उसी समय से ये पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी हमारे अडॉप्ट किया गया है और ये पोर्टफोलियो में मंत्रिमंडल में जो मंत्री का पद है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोगों को मिलता है, जो 6 मेंबर्स, फाइनल जो मैक्सिमम जो लिमिट था वो 6 मेंबर्स था। तो ये 6 मेंबर्स में जो है पहली बार इसमें 5 पोर्टफोलियो बनता है, होम के लिए, मिलिट्री के लिए, रेवेन्यू के लिए, फाइनेंस के लिए और लॉ के लिए। 5 मेंबर्स यहाँ पे बनते हैं, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। और एक मेंबर यहाँ पर एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में काम करता था, वो था कमांडर इन चीफ। वो वहां पर बैठ सकते थे उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कैसे एक्सपेंशन है लेजिस्लेचर के जो काउंसिल है उनका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है उसको देखना है यहाँ पे। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है वो 6 मेंबर्स वहां पर बैठ सकते थे। छठा मेंबर जो हुआ करता था वो हुआ करता था कमांडर इन चीफ। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम हमको मिल जाता है। इस पोर्टफोलियो में ये जो मंत्रिमंडल का जो पद है, होम का, लॉ का, मिलिट्री का, फाइनेंस का, ये सारे जो पद है मंत्रिमंडल है उनको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, एक्सक्लूसिव पावर मिलता है लॉ बनाने का और लॉ को एक्सिक्यूट करने का। लेकिन फिर भी उसके ऊपर ओवर रूल कर सकते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी ओवर रूल कर सकते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा कुछ भी फंक्शन नहीं था, वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में यहाँ पे, क्योंकि हमें इंडियन काउंसिल एक्ट को पढ़ना है तो हमारे इंडियंस को क्या इसमें फैसिलिटी मिलती है वो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारे इंडियंस में जो ये तीनों हैं इनको बस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह पे यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो सिस्टम। फाइनली जो है 1859 में क्या होता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है और 1874 में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेंबर को और ऐड कर दिया जाता है पब्लिक वर्क्स के लिए। तो 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, पोर्टफोलियो में है, जिनको 5 मंत्रिमंडल का पद मिलता है और छठा मेंबर्स, क्योंकि 6 ही मेंबर फाइनली नियुक्त किया जा सकता था। तो 1874 में यहाँ पर 1874 में जो लिखा है मैंने यहाँ पे 1874 में एक एक्स्ट्रा मेंबर पब्लिक वर्क्स के लिए यहाँ पर ऐड होता है। और 1869 में क्या होता है कि अभी जो पावर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स को इलेक्ट करने का, नियुक्त करने का, नॉमिनेट करने का वो पावर्स अभी सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को है और सोवरेन को है। लेकिन 1869 के बाद यह सारा का सारा पावर चला जाता है सोवरेन के पास, यानी ब्रिटिश क्राउन के पास। 1869 में सारा पावर चला जाता है सोवरेन के पास। अब जो है
नियुक्त सोवरेन करेंगे 6 मेंबर्स जो है काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उसको, और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वर्क कर ही रहा है फाइनली 12 मेंबर्स के साथ। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ लॉन्च हो जाता है, 1859 में इंट्रोड्यूस होता है और फाइनली पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ मिल जाता है। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सेंट्रल प्लस प्रोविंसेस। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी वायसराय ऑफ इंडिया जो थे तब के, उनको एक पावर मिलता है कि आप प्रोविंसेस का एक्सपेंशन करेंगे और वहां पे गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकते हैं, जनरल गवर्नर को नियुक्त कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बार जो डुअल जो बाइकैमरल फीचर्स जो मिल रहा है, तो इस बाइकैमरल फीचर्स का ये इसका जो प्रावधान था कि आप एक्सपेंशन करेंगे, फाइनली आप एक्सपेंशन करो, प्रोविंसेस का एक्सपेंशन करो और वहां पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहां से कहां से इसकी शुरुआत होती है, 1773 का जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है, सेंट्रलाइजेशन इंडिया में शुरू होता है और फाइनली 1833 तक आते आते यह पूरा सेंट्रलाइजेशन एक कंप्लीट सेंटर के हाथ में चला जाता है। कहने का मतलब कि जो 2 प्रेसिडेंसी था, मद्रास और बंबई, उस प्रेसिडेंसी के गवर्नर का पावर, लेजिस्लेटिव पावर को सीज कर लिया जाता है फाइनली 1833 तक। क्यों? क्योंकि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है 1773 से लेकर 1833 तक पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन शुरू हो चुका था, गवर्नर जनरल का पावर भी सीज हो चुका था, लेजिस्लेटिव फंक्शन का जो पावर था वो भी सीज हो चुका था। लेकिन यहां पर पहली बार इस एक्ट में वो गवर्नर जनरल को जो पावर मिलता था पहले, वो पावर फिर से यहां पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिल जाता है कि आप अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर से बनाओ, गुड गवर्नमेंट के लिए और पीस के लिए बनाइए, लॉ मेकिंग करिए और अपने प्रेसिडेंसी को और अपने प्रोविंसेस को चलाइए। तो उसी क्रम में, उसी विस्तार के क्रम में 3 प्रोविंसेस का विस्तार होता है। वो 3 प्रोविंसेस होता है 1862 में होता है एक आपका 1862 में आता है आपका बंगाल आता है, और 1866 में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस आता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस आता है। इसको प्लीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, 5 नंबर है ये विस्तार जो होता है, और 1897 में फाइनली पंजाब आ जाता है। ये 3 प्रोविंसेस का विस्तार होता है, क्रमबद्ध विस्तार किया जाता है। ये जो टाइम है, इस टाइम में इनका विस्तार किया जाता है। इसका अपना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ मेकिंग फंक्शन करने के लिए मेंबर्स आ जाते हैं। लेकिन फाइनली जो पोर्टफोलियो एक जो वर्क कर रहा है वो एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर्क कर रहा है, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में वर्क कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं है। लॉ बनाइए, लॉ मेकिंग करिए और फंक्शन को एग्जीक्यूट करिए, लेकिन सारा पावर अभी भी फाइनली वायसराय ऑफ इंडिया के पास ही है। वही किसी भी पावर को ओवर रूल कर सकते हैं। किसी भी इस फंक्शन में जो भी एक्ट लाया जाएगा, जो भी रूल बनाया जाएगा एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के द्वारा या लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेजिस्लेटिव मेंबर्स के द्वारा, जो भी रूल या लॉ बनाया जाएगा उसको ओवर रूल कर सकता है वायसराय ऑफ इंडिया। उसको काट छांट कर सकता है, उसको रिपील कर सकता है, या तो उसकी मर्जी हो तो एग्जीक्यूट करेगा या तो उसको रिपील करेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, बजट का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ वायसराय ऑफ इंडिया देखेगा। फॉरेन पॉलिसी का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ वायसराय ऑफ इंडिया देखेगा। होम का जो मामला है वो वायसराय ऑफ इंडिया देखेगा, और जो रिलीजन का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ वायसराय ऑफ इंडिया देखेगा। तो अभी भी जो कुछ मामले हैं, जो मेन मामले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वायसराय ऑफ इंडिया के अंडर में ही है। तो पावर का कहीं ना कहीं से डिसेंट्रलाइजेशन तो हो रहा है, यानी कि एक पावर सेंटर में वर्क कर रहा है, एक पावर स्टेट में वर्क कर रहा है, तो डिसेंट्रलाइज किया गया है। अभी भी हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम में यही देखने को मिलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का विकेंद्रीकरण करना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। इस एक्ट से पहले शक्तियों का केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। तो इसी क्रम में फाइनली 1937 तक क्या होता है कि बहुत सारे जो
प्रोविंसेस हैं उनको आंतरिक स्वायत्ता मिल जाती है, यानी कि इसका जो एक्सपेंशन की जो नीति आती है कि विस्तार करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार करो, प्रोविंसेस में विस्तार करो, अपना लॉ मेकिंग फंक्शन को आप चालू करिए। इस क्रम में 1937 तक मैक्सिमम प्रोविंसेस को अपना इंडिपेंडेंसी मिल जाता है लॉ मेकिंग का, अपना लॉ बनाने का फाइनली मिल जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया यहाँ पे, और एक तरीके का इस पूरे के पूरे रूल को, इस पूरे के पूरे एक्ट को, इस पूरे के पूरे फंक्शंस को कभी भी ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय में ऑर्डिनेंस ला सकता है वायसराय ऑफ इंडिया, यानी ऑर्डिनेंस के द्वारा किसी भी एक्ट को ओवररूल कर सकता है, किसी भी एक्ट को खत्म कर सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। और यह जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम 6 महीने का ही हुआ करता था। आज भी हमारे यहाँ जब ऑर्डिनेंस आता है, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो मैक्सिमम टाइम 6 महीने का होता है। तो कितना फीचर्स इस एक्ट से आज के गवर्नमेंट सिस्टम जो हमारा वर्क कर रहा है इंडिया का, उसमें कैसे ये आ रहा है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अभी भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, लॉर्ड चार्ल्स वुड जो थे, उन्होंने अभी भी ये पावर को, इस पूरे के पूरे पावर को सीज किया हुआ था। अभी भी वहां पे ब्रिटिश क्राउन में कभी भी वो कोई भी पावर को खत्म किया जा सकता था। इसमें जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी उनको पावर मिला है, जो भी एक्ट बनाने का, लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग फंक्शन जो भी मिलता है, उसको खत्म करने का अभी भी पूरा का पूरा पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया चार्ल्स वुड के पास सेंटर्ड रहता है। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा वो भी देखते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन पावर फ्री नहीं है, कहीं से पावर फ्री नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे इस एक्ट में इंडियन काउंसिल तो डेडिकेट तो किया जा रहा है। इंडियंस को क्या फैसिलिटी मिलता है वो देख लो। बस 3 मेंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो यही है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861, और ये हमारा फीचर है। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे 1892 और 1909 क्या फेलियर था या क्या इसका एक्सटेंशन मांगता है, इंडियंस क्या मांगते थे, वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए, नोट है यहाँ पे, बता लीजिए। थैंक यू।